शाम के 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नेपाल में क्रांति कहां जाएगी, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड से एनडीटीवी इंडिया आप तक लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। हमारी टीम लगातार नेपाल में मौजूद है। पल पल की जानकारी और बदलते हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। काठमांडू से सिक्ता देव हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। सिक्ता, मैं आपको देख पा रही हूं, फिलहाल वहां पर आप क्या स्थिति देख रही हैं, क्या वहां पर हालात हैं, दर्शकों को जानकारी दीजिए। ओवर टू यू। शुक्रिया मलिका। इस वक्त नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आगे की राह क्या हो, अंतरिम सरकार के लिए क्या फॉर्मूला तय किया जाए। इसी को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से कवायद चल रही है। 40 घंटों में जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने तख्ता पलट किया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने में मजबूर किया। लेकिन अब आगे क्या, इसी को लेकर लगातार आर्मी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ के साथ आंदोलनकारी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आर्मी हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शनकारियों का हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को भगा रही है सेना के जवान और जेन जी के नेताओं को सत्ता की कमान सौंपने की अब मांग की जा रही है। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का विरोध किया जा रहा है। तो कल से आज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कल और आज लगातार आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठकों का सिलसिला चलता रहा। आर्मी चीफ ने वक्त दिया था प्रदर्शनकारियों को कि वो आगे आए, प्रोटेस्टर्स आगे आए और आगे का फॉर्मूला उनके साथ बैठकर तय करें। लेकिन इस बीच ये खबर आ गई कि प्रदर्शनकारियों को आपस में ही उनका एक सहमति, उनका कंसेंसस नहीं बन पाया नामों को लेकर कि उनकी अगुवाई, अंतरिम सरकार की अगुवाई कौन करेगा। इसको लेकर वो आपस में ही भिड़ गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त काठमांडू से। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसे तय होगा अगर आंदोलनकारी प्रोटेस्टर्स अलग अलग गुटों में ही बट जाएंगे इन नामों को लेकर। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सेना के हेडक्वार्टर के ठीक सामने की है। अब से कुछ देर पहले तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें थी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी हमको मिल रही है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अपील आई है। अपील उन्होंने की है नागरिकों से, प्रदर्शनकारियों से। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है और कहा है कि सभी पक्षों से मैं अपील करता हूं कि वो भरोसा रखें, धैर्य और शांति बनाए रखें। आंदोलनकारियों की मांग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। शांति बहाली के हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश इस वक्त नेपाल में हो रही है। संविधान के दायरे में हल निकालने की कोशिश होगी। तो ये राष्ट्रपति की अपील है नागरिकों से, प्रदर्शनकारियों से कि वो संयम बरतें, शांति बहाली में सहयोग करें और सहमति से नेपाल के भविष्य के लिए आगे का रास्ता तय करें और संविधान के अंतर्गत जो हो सकता है उस पर फैसला लें। तो ये अपील इस बीच आ रही है। वहीं जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्रदर्शनकारियों में आपसी सहमति बन नहीं पाई है नाम को लेकर। आखिर इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर कौन होगा। तो इस वक्त नेपाल एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। 40 घंटों में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे और सत्ता में बैठी सरकार को बेदखल कर दिया। नेतृत्व में बदलाव चाहते थे, लीडरशिप में बदलाव चाहते थे, लेकिन आर्मी ने मोर्चा संभाला, व्यवस्था लाने की कोशिश की और ये भी अब कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो भरा जाए और एक अंतरिम सरकार आकर कमान संभाले। लेकिन मुश्किलें कई हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था और प्रदर्शनकारियों के कई गुट आज आपस में भी भिड़ गए। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद तीसरे दिन हालात काबू में दिख रहे हैं। हालांकि सेना ने एहतियातन काठमांडू और उससे सटे इलाकों में कर्फ्यू जारी रखा है। 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।
और इन 3 दिनों में जो हालात सामने आए वो भयावह थे। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की डरावनी तस्वीरें। मंगलवार 9 सितंबर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। 25,000 से ज्यादा केस फाइलें जलकर राख हो गईं। संसद भवन में तोड़फोड़ और फिर आगजनी। दरवाजे, खिड़कियां, अंदर का सामान सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। नेपाल के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। सारे कागजात जल गए। थामेल में डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह का घर जला दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री के ऑफिस सिंह दरबार में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई। नेपाल के पूर्व पीएम माधव नेपाल का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें 10 सितंबर की हैं। काठमांडू का हिल्टन होटल 9 सितंबर को आग के हवाले कर दिया गया था और अगले दिन तक ये धधकता रहा। आग की लपटें इसमें से निकलती रही। आंदोलनकारियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 10 सितंबर को कैलाली जिले के धनगढ़ी इलाके में ऐसे हालात नजर आए। यहाँ सरकारी दफ्तरों को जलाया गया था। बैंकों में आग लगाई गई थी। यहाँ जेल खाली कराई और फिर अगले दिन यहाँ इस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। तीसरे दिन हालात थोड़े सामान्य हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आवाजाही शुरू कर दी गई है। भारत से भी उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। जो लोग यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं, चाहे नेपलीज सिटीजन है, बहुत इमोशनल सीन्स हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की घटना पिछले 2 दिनों में लोगों को देखने को मिली। फौज जो है वो अभी भी यहाँ पर गश्त करती आपको एयरपोर्ट के बाहर दिखाई पड़ेगी। इस बस के पीछे जो टूरिस्ट बसेस आ रही हैं उनके पीछे आपको फौज दिखाई पड़ेगी। और लगातार यहाँ पे फौज ने जब मोर्चा संभाला है तो उसी के बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य, कम से कम नियंत्रण में ज़रूर हो पाई है। हालात फिलहाल भले ही बेहतर हों, लेकिन मंगलवार को जो कुछ हुआ उसे लेकर लोगों में अब भी दहशत है। जब हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले तो रास्ते में हर जगह टायर जला रहे थे, हर जगह आग लगा था, पूरी मॉब रोड पे थी। तो हम लोग, हमारा बस घबराहट हुई होगी सब लोगों को सडनली यहाँ। सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन हमने सबने आपस में टीम वर्क करके सबको हिम्मत दिया। फिर हमारे बस भी जगह जगह टर्न ले करके हमने बहुत लंबा रूट ट्रेवल किया और हम लोग मैरियट होटल पहुंचे। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात ये हैं कि चौथे दिन भी कई जली इमारतों से धुआं निकल रहा है। जो नेपाल का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी आग लगा दी थी युवाओं ने जब उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। और आप देख सकते हैं आज चौथा दिन है, लेकिन तब भी यहाँ पर आग जो है अभी भी जली हुई है। अभी अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पानी डाल के इस पूरी आग को कंट्रोल में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये आग जो बारबेटिम में लगी है, इस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तबाह हो गई है, पूरा नाश यहाँ पर हो गया है। लेकिन नेपाल पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति को काबू में लाया जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है काठमांडू के बीचों बीच है ये पूरी बिल्डिंग, बट पूरी तरीके से जो है तबाह कर दी गई है। नेपाल में हिंसा का फायदा उठाकर वहां की 25 जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हो गए। अब इन भगोड़े कैदियों की वजह से नेपाल से सटे भारतीय सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को भारतीय सीमा पर पकड़ा जा चुका है। दूसरी तरफ महोत्तरी के जलेश्वर कारागार से फरार हुए कैदी बंदी अब लौटने लगे हैं। फिलहाल जेनजी युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। अब आंदोलनकारी युवाओं की मांग है कि एक गैर राजनीतिक नेतृत्व के तहत नई सरकार का गठन किया जाए। हालांकि इसके लिए किसी एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। देखना होगा अब नेपाल का राजनीतिक संकट किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नेपाल में जेनजी की क्रांति ने नेपाल में तूफान ला दिया है और इस तूफान में ओली सरकार उड़ गई है। ऐसे में अब आगे की कवायद चल रही है। अंतरिम सरकार का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर बैठकों का दौर चालू है। लेकिन सवाल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अंतरिम सरकार की अगुवाई कौन करेगा, इसका लीडर कौन होगा। इसको लेकर तमाम नाम सामने आ रहे हैं और
क्या अब फैसला हो पाएगा कि एक आम सहमति बन पाए इन नामों पर, क्योंकि आज ही प्रदर्शनकारियों के दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई, क्योंकि सुशीला कार्की का नाम पर सहमति या फिर कंसेंसस नहीं बन पाया था। क्रांति के बाद अब क्या होगा? किसके हाथ होगी नेपाल की सत्ता? जेन ज़ी क्रांति किस ओर जाएगी? सड़कों पर जब युवाओं की फौज उतरी तो नेपाल में सत्ता का सिंहासन डोल गया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग में जलने लगे। क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, सबको इस्तीफा देना पड़ा। जान बचाकर भागना पड़ा। खूब हिंसा हुई, प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। पिछले 2 दिनों से हालात थोड़े काबू में दिख रहे हैं। सड़कों पर वो भूचाल नहीं दिख रहा है जो जेन ज़ी के गुस्से ने दिखाया था। अब यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। कैसे अंतरिम सरकार बने, इसकी कवायद चल रही है। कौन चेहरा बने, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर्स में गहमा गहमी है। नेपाल के लिए आगे का रास्ता कैसे तय होगा? जो पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त बना हुआ है नेपाल में, उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करने की इस वक्त ज़रूरत है, ताकि ये देश नॉर्मलसी की तरफ, शांति की तरफ लौट पाए। इसीलिए कल से आज तक आर्मी हेडक्वार्टर में बैठकों का सिलसिला चलता रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार आर्मी चीफ से मुलाकात करते रहे। आज सुबह भी खबर आई कि सुशीला कार्की आर्मी चीफ से मिलने गई हैं, प्रदर्शनकारियों की बात रखने गई हैं। इस बीच लगातार आर्मी हेडक्वार्टर्स पर सभी की नज़र थी कि आखिर क्या समाधान का रास्ता आर्मी हेडक्वार्टर से निकलेगा और फिर आगे की जो राजनीतिक रणनीति है इस देश को आगे ले जाने की, एक नई व्यवस्था बनाने की और एक नई सरकार की तरफ वो वहाँ से निकल कर आएगी या नहीं। तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर अंतिम फैसला, अंतिम सहमति अभी आनी बाकी है। नेपाल की कमान होगी किसके हाथ? फिलहाल नेपाल का कोई प्रभारी नहीं है। किसके हाथ कमान सौंपी जाए, इसमें कुछ नाम सामने आए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन सुशीला कार्की के पीएम बनने की राह में एक रोड़ा नेपाली संविधान की धारा 132 भी है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ और नाम भी हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तो 40 घंटों में आंदोलनकारियों ने नेपाल में सरकार का तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दें और आगे की राह आंदोलनकारियों पर छोड़ दें। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की प्राथमिकता इस वक्त क्या है? वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो संसद है यहाँ की, उसे बर्खास्त करें राष्ट्रपति, और साथ ही जो अंतरिम सरकार है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसकी अगुवाई कौन करे, उसके नाम को लेकर भी जल्द से जल्द एक फैसला हो। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो 3 नाम प्रमुखता से प्रोटेस्टर्स के जहन में हैं, हम आपको बता दें। सबसे पहला नाम सुशीला कार्की का है, दूसरा नाम हरक सम्पांग का है और तीसरा नाम जो आज सामने आया है वो कुलमान घिसिंग का है। तो इन तीनों नामों पर क्या एक नाम पर फैसला लेकर ये आंदोलनकारी आगे बढ़ेंगे, देखना होगा। लेकिन एक कंसेंसस इस वक्त बनाना होगा कि आखिर इन तीनों में से कौन है जो इंटरिम गवर्नमेंट की अगुवाई करेगा, लीडर बनेगा और नेपाल के लिए आगे का रास्ता तय करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जेन ज़ी के अलग अलग गुट में नेतृत्व को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि सहमति बनाने के लिए अलग अलग संगठनों से सेना प्रमुख की लगातार बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जेन ज़ी क्रांतिकारी सड़कों पर क्यों उतरे? उन्हें पॉलिटिकल क्लास से नाराजगी थी, नेताओं से शिकायत थी, राजनीतिक पार्टियों से शिकायत थी। वो चाहते थे कि एक नई दिशा की तरफ बढ़े, इसीलिए उन्होंने 40 घंटों में ही एक सरकार को बेदखल कर दिया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ऐसे में आगे का रास्ता क्या तय हो, और इस बीच जो नेता हैं
उनकी हिफाजत के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर आई है कि इस्तीफे के बाद ओली को हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के बैरक में पहुंचाया गया। खबर यह भी आई है कि 5 पूर्व प्रधानमंत्री अब फौज की संरक्षण में इस वक्त हैं। जनता का आक्रोश जब सड़क पर उतरता है तो कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से नाराज नेपाल के युवा जब सड़कों पर उतरे तो सरकार के पांव उखड़ गए। सरकार के मंत्रियों के घर जला दिए गए। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हों या शेर बहादुर देउबा, सबको जान बचाकर भागना पड़ा। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, वरना भीड़ इनका क्या हश्र करती, ये सोचा ही जा सकता है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन्हें सेना के कैंपों में रखा गया है। सेना के शिवपुरी आर्मी कैंप के बैरक में पूर्व पीएम को रखा गया है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल को शिवपुरी आर्मी कैंप में रखा गया है। वहीं पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को काठमांडू के अस्पताल में रखा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये जानकारी भी आ रही है कि नेपाल के 5 पूर्व प्रधानमंत्री आर्मी के संरक्षण में हैं। नेपाल की सेना ने उनको संभालने की जिम्मेदारी इस वक्त ली हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक केपी शर्मा ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हें शिवपुरी आर्मी कैंप में रखा गया है। पुष्प कमल दहल जो प्रचंडा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी शिवपुरी आर्मी कैंप में हैं। माधव कुमार भी शिवपुरी आर्मी कैंप में हैं। चौथा नाम शेर बहादुर देउबा का है, वो काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती हैं और सेना की देखरेख में हैं। झालानाथ खनल भी शिवपुरी आर्मी कैंप में रखे गए हैं। यानी कि 5 प्रधानमंत्री इस वक्त सेना की संरक्षण में हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाल की फौज ने उठाई हुई है। केपी शर्मा ओली को मंगलवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से शिवपुरी में ले जाया गया। प्रधानमंत्री आवास में आग लगने के बाद वो सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां से निकले थे। शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू को सेना ने उनके आवास से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देउबा की ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें आंदोलनकारियों का उन पर गुस्सा दिख रहा था। बताया जा रहा है कि उनका इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम माधव नेपाल का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहां तोड़फोड़ की और उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस सिंह दरबार, जहां सभी मंत्री बैठा करते थे, वहां जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। हालात काफी बिगड़ चुके थे। प्रदर्शनकारियों की आक्रामकता दिखाई दे रही थी। फिलहाल यहाँ हिंसा के निशान हैं। अब ये पीएम हाउस सेना के अंडर आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मंत्रियों के दफ्तरों समेत ऐतिहासिक सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नेपाल से पल पल की अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेगी। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल काठमांडू से इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने दिल्ली स्टूडियो मलिका के पास। मलिका, शुक्रिया सिकता, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे फिर संपर्क करेंगे और अपडेट्स के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल की बात तो हमने कर ली। दुनिया भी नेपाल का जलना देख ही रही थी कि फ्रांस के शहरों में सड़कों पर फूट पड़े बवाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहां भी राष्ट्रपति से असंतोष, आम लोगों की सुविधाओं में कटौती एक बड़ा मुद्दा है। आखिर क्या है इस बवाल की वजह और कौन लोग हैं इसके पीछे, आइए देखते हैं। फ्रांस के कई शहरों की सड़कों पर यह बवाल दिखा। तरह तरह की तख्तियां लिए लोग तोड़फोड़ और आगजनी तक करते नजर आए। वो पुलिस से उलझे, उन्होंने रास्ते जाम किए और कई जगहों पर आग लगा दी। एक चर्च भी जला दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रिक केबल तोड़े, जिससे रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा। इसे ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पूरे राजनीतिक तंत्र से नाराजगी है और बजट में कटौती का प्रस्ताव है।
आखिर इस गुस्से की वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को इस्तीफा देना पड़ा। वो संसद में विश्वास प्रस्ताव हार गए थे। बायरो ने कई सख्त कदम उठाए थे। इनमें सार्वजनिक छुट्टियों में कटौती और पेंशन बढ़ोतरी में रोक शामिल थी। मंगलवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सेबेस्टियन लेकार्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो उनके रक्षा मंत्री होते थे। लेकिन तब तक लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। वो सीधे मैक्रो का इस्तीफा मांग रहे हैं। फ्रांस के ये आंदोलनकारी याद दिला रहे हैं कि बीते 2 साल में फ्रांस में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। लेकिन सच ये है कि ब्लॉक एवरीथिंग नाम का ये आंदोलन रातों रात पैदा नहीं हो गया। पेरिस की सड़कों पर दिखने वाला हंगामा पहले सोशल मीडिया पर दिखता रहा। बताया जा रहा है कि मई से ही सोशल मीडिया पर यह आंदोलन शुरू हो गया था। इसे टिकटॉक, एक्स और दूसरे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप पर बढ़ावा दिया जा रहा था। इसमें हड़ताल, बहिष्कार और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात शामिल थी। इसमें छात्र, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता सब शामिल थे। उनका मानना है कि मैक्रो की नीतियों की वजह से असमानता बढ़ी है। बताया जा रहा है कि पहले इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिणपंथी संगठनों ने की थी, लेकिन बाद के दिनों में इस पर वामपंथी ताकतें हावी हो गई। ये अब तक साफ नहीं है कि इसका नेता कौन है। फ्रांस के पुलिस अधिकारियों का तो यहाँ तक कहना है कि इसमें अब रेडिकल लेफ्ट हावी है और इसे सिविल सोसाइटी का समर्थन हासिल नहीं है। हालांकि जिस तरह यह आंदोलन तमाम शहरों में एक साथ फूटा है, उसे देखते हुए पुलिस के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर पुलिस को इस पर काबू पाने के लिए करीब 80,000 जवानों को तैनात करना पड़ा और 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की नौबत आई। मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया से शुरू हुए इस आंदोलन का कोई साफ नेतृत्व नहीं है जिससे सरकार अलग से बात कर सके। यही वो चीज है जो फ्रांस के असंतोष को नेपाल के असंतोष से जोड़ती है। नेपाल में नेता सड़कों पर पिटे, उनके घर जलाए गए, उनको घर से भागना पड़ा, लेकिन फ्रांस में शायद ये सब ना हो। फिर भी ये सवाल तो फिलहाल बना ही रहेगा कि आखिर अब मैक्रो का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ट्रंप के दोस्त चार्ली की कैसे हुई हत्या। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूनिवर्सिटी में चल रहे एक कार्यक्रम के बीच में एक शख्स को गोली मार दी गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी चार्ली कर्क था। गोली आती है, सीधे गर्दन पर लगी है और ये सब तब हुआ जब कर्क गन कल्चर पर सवाल का जवाब दे रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले साल ट्रंप पर भी एक चुनावी रैली के दौरान इसी तरह से हमला हुआ था। गोली चली, सीधे गर्दन में लगी। चंद सेकंड में मौत। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना अमेरिका में यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि चार्ली एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे हैं। वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक कहीं से एक गोली उनके गर्दन के पास आकर लगती है। घटना के दौरान चार्ली गन वायलेंस और मास शूटिंग को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। डिबेट में चार्ली से पूछा गया था कि अमेरिका में पिछले 10 सालों में कितने मास शूटिंग के केस सामने आए हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए चार्ली ने जैसे ही माइक उठाया, तभी अचानक उनके गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। उनकी गर्दन से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर जाते हैं। कर्क को तुरंत एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। यूनिवर्सिटी परिसर में दोपहर के वक्त फ्रीडम शब्द लिखी हुई सफेद टी शर्ट पहने कर्क एक कुर्सी पर बैठे थे।
ये कार्यक्रम देश भर में अक्टूबर के अंत तक चलना था। कुल 15 कार्यक्रम होने थे, जिसमें ये पहला था। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। गोली किसने चलाई, उसकी तलाश होने लगी। हत्या में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, लेकिन कई घंटों पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार्यक्रम स्थल के सामने की छत से एक शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स कौन है, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गोली चली है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि स्नाइपर ने निशाना लगाकर फायर किया हो। ट्रंप ने जताया दुख। चार्ली कर्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि महान और वाकई दिग्गज चार्ली कर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया और न ही उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। ट्रंप ने अमेरिका में सभी झंडों को 4 दिन तक आधा झुकाने का आदेश दिया है। आपको बताते हैं कि चार्ली कर्क कौन थे। 31 साल के चार्ली एक प्रमुख राइट विंग कार्यकर्ता थे। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। वो टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम से एक संस्था चलाते थे। रेडियो पर द चार्ली कर्क शो करते थे। स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्रों को राजनीति के बारे में बताते थे। ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते थे। 2024 के चुनाव में उनकी टीम का हिस्सा रहे। कर्क इजराइल के भी बड़े समर्थक थे। हालांकि कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहे थे। ट्रंप ने एक लंबा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस घटना के पीछे रेडिकल लेफ्ट पर निशाना साधा है। अपने करीबी की हत्या के बाद ट्रंप काफी आग बबूला हैं और उन्होंने इसके लिए कट्टर वामपंथी सोच को जिम्मेदार बताया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. 13 जुलाई 2024 जब ट्रंप पर चली थी गोली। ये तस्वीरें 13 जुलाई 2024 की हैं। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने 400 फुट की दूरी से 8 राउंड गोलियां फायर की थी। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई थी। इसके बाद से ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। अब ट्रंप के और आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने देश भर में आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हथियार और बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में देख रहे ये आतंकी आईसिस के स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ देश भर में पुलिस और एजेंसियों का कड़ा एक्शन जारी है। आईसिस मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है। अब तक 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनका कंसेप्ट था वो ये था कि पहले इनका जो प्लान था कि एक जगह एक्वायर करके उसको खिलाफत डिक्लेयर करेंगे और फिर टेरर एक्टिविटी ग्रुप बना के उसको लश्कर बनाएंगे और टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे और साथ में कुछ टारगेटेड किलिंग करने का भी प्लान था इस ग्रुप का। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में 2 दिल्ली से पकड़े गए हैं, एक रांची से, एक हैदराबाद से और एक मध्य प्रदेश से। पुलिस की छापेमारी के दौरान एक पिस्टल और कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी गिरफ्तार आतंकी आईसिस के स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब दिल्ली से पकड़ा गया, वो मुंबई का रहने वाला है। सुफियान भी दिल्ली से पकड़ा गया है और वो भी मुंबई का ही रहने वाला है। अशहर दानिश रांची से गिरफ्तार हुआ, ये छात्र बनकर छिपा हुआ था। 2 आतंकवादी हैदराबाद और मध्य प्रदेश से अरेस्ट हुए। पुलिस के मुताबिक दानिश और आफ्ताब केमिकल हथियार के एक्सपर्ट हैं। गिरफ्तार हुए इन आतंकवादियों का मकसद
स्लीपर सेल में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जोड़ना था और खिलाफत नाम के एक ग्रुप को तैयार करना था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से बात करते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी हैंडलर भी इनसे अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से बात करता था और बात होती थी गजवाए हिंद और खिलाफत की, यानी कि भारत में अलग अलग जगहों पर ज़मीनों पर कब्जा करना और फिर वहाँ से जिहाद छेड़ना। खिलाफत बेसिकली है क्या? खिलाफत का मतलब क्या? देखिए, एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की कि किसी एक जगह को, जैसे ISIS ने किया कि एक जगह एक्वायर की और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ पे शरिया लागू होगी, और ये वहाँ पे फिर ये समझते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी, ये पुअर अंडरस्टैंडिंग है कि इनको एक जस्टिफिकेशन समझते हैं कि मिल जाता है क्राइम करने का या टेरर एक्टिविटी फैलाने का। तो जैसे ISIS ने किया था उसी तर्ज पे ये करना चाह रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन के तहत कई राज्यों में छापेमारी की और आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया। गिरफ्तार हुए लोगों में दानिश को पुलिस गिरोह का सरगना बताती है। पुलिस के मुताबिक दानिश के पास से बड़ी मात्रा में केमिकल्स और IED बनाने का सामान बरामद हुआ है। उसने बम बनाने के ये तरीके इंटरनेट से या फिर पाकिस्तानी हैंडलर से सीखे हैं। हालांकि इससे पहले वो ये सारा सामान असेंबल कर पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सेंट्रल कैरेक्टर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से दानिश प्रतीत हो रहा है, और दानिश के पीछे, जैसे मैंने कहा, एक हैंडलर था जो उसको गाइड कर रहा था। फिलहाल सभी गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को इस मॉड्यूल से जुड़े और भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तार हुए आतंकवादियों के पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। इनके पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, pH वैल्यू चेकर, बीकर सेट, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, स्ट्रिप वायर, सर्किट, मदरबोर्ड और डायोड्स मिले। शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि ये मॉड्यूल देश भर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके निशाने पर कौन कौन से स्थान थे और इस नेटवर्क की पहुंच कितनी गहरी है। दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। पंजाब और गुजरात में अभी भी बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब के फजलका में और गुजरात के बनासकांठा में हालात बेहद खराब हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। ये किसी नदी या झील किनारे बसे इलाके की तस्वीर नहीं है, पर यहाँ लोग तैर भी रहे हैं और कमर तक पानी में डूबकर इसे पार भी कर रहे हैं। ये फजीलका की सड़कें हैं जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। मोहर गांव में आई बाढ़ की वजह से लोग पलायन पर मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग तैरते हुए या सिर पर सामान उठाए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। उत्ते बिल्कुल डूब गया, हाँ टुट भी गया, काफी नुकसान हो गया, खड्डे पै गए, खेत है 10-12 किले, वो सारा डुब गया, कुछ नहीं बचे भाई। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ ਇੱਥੇ भाई पानी 'ਚ ਰਹਿ, बाकी रहन ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਆ, बाकी ਉੱਥੇ ਤੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ 10-10 फुट 5-5 फुट किदे आ। पिछले कई दिनों से पंजाब में बारिश और नदियों के उफान ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। फजिलका सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक बन चुका है। मौसम की मार की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। अब गुजरात के बनासकांठा की तस्वीर देखिए, कैसे पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है, घर जलमग्न है, बाढ़ के पानी में लोग फंसे हुए हैं। ड्रोन से ली हुई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे इलाके में किस तरह हालात खराब हो चुके हैं। ये मेरा घर है। अभी तो यहाँ पानी कम हो गया है, लेकिन जब पानी आया था तब 6-7 फुट पानी था। यहाँ पर रहने के लिए, जीव बचाने के लिए हम रस्से से निकले। जो घर के सब परिवार थे उनको कड़ी मेहनत से निकाले बाहर और उनका जीव बचाया। और सब जगह इधर पानी ही पानी, जहाँ भी जाए कोई जगह रहने के लिए सेफ नहीं थी। कमर तक पानी में डूबे इन लोगों को देखिए। बाढ़ के पानी में इन लोगों के घर तबाह हो गए हैं। फिलहाल इन दोनों राज्यों में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आई हुई बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उन मुश्किलों से यहाँ के लोग अब भी जूझ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए देख रहा है इंडिया में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। 50 साल की एक महिला की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। चोरों ने पहले उन्हें प्रेशर कुकर से पीटा, फिर चाकू और कैंची से गला रेतकर जान से मार डाला। ये दिल दहला देने वाली घटना हैदराबाद के साइबराबाद इलाके की है, जहां लुटेरों ने एक 50 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। रेनू अपने 26 साल के बेटे के साथ स्वान लेक अपार्टमेंट में 13वीं मंजिल पर रहती थी। ये वो सोसाइटी है जो काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सुबह करीब 10 बजे उनके पति और बेटे अपने स्टील कारोबार के लिए घर से निकले। जब शाम 5 बजे रेनू ने फोन का जवाब नहीं दिया तो परेशान होकर पति जल्दी घर लौटे। जब देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। रेनू की लाश खून से लथपथ पड़ी, उनके हाथ पैर बंधे थे और सिर पर प्रेशर कुकर से वार किए गए। गले पर चाकू और कैंची से गहरे जख्म थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जांच में पता चला कि चोरों ने घर से 40 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए नकद लूटे। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद चोर घर में ही नहाए और अपने खून से सने कपड़े छोड़ दिए और दूसरे कपड़े पहनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों को 13वीं मंजिल पर जाते और फिर शाम 5 बजे निकलते देखा गया। यह फुटेज पुलिस के लिए बड़ा सुराग साबित हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 घरेलू नौकरों को मुख्य संदिग्ध माना है, जो अब फरार है। उन्हें तलाशने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देख रहा है इंडिया में आपको दिखाएंगे आरजेडी नेता राजकुमार राय की हत्या पर बड़ा खुलासा। बने रहिए हमारे साथ।